दोस्तों, आज हम डेंगू स्टार्ट करेंगे। डेंगू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस समय डेंगू के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा कि डेंगू के 4 वायरस होते हैं, D1, D2, D3 एंड D4। एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा वायरस है जो अकेले डेंगू शॉक सिंड्रोम कराने की क्षमता रहता है। तो आपने पढ़ा होगा D3, सबसे खतरनाक D3 होता है। और ओवरऑल डेंगू शॉक सिंड्रोम, मान लो पहले आपको D1 का इन्फेक्शन हुआ है, बाद में आपका D2 हो गया या D2 का हुआ D3, कोई भी एक का हुआ है, अगली बार दूसरे का हो गया, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन D3 अकेले विदाउट प्रीवियस एक्सपोजर के बावजूद भी डेंगू शॉक सिंड्रोम करा सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम करा सकता है। ठीक है, तो अब डेंगू के बारे में कुछ, डेंगू को जैसा कि आपने सुना हो, इसके जो फीवर होते हैं इसे बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। कैसे? तो इसके लिए जो क्लिनिकल फीचर उसको याद कैसे करेंगे? फार्म इसमें फीवर होगा, टिपिकल हिस्ट्री फीवर क्यों मिलेगा? आर्थ्रेल्जिया होगा। नॉर्मली और सारे फीवर में आर्थ्रेल्जिया ज्वाइंट पेन नहीं मिलते हैं यूजुअली। ठीक है, होल बॉडी की वीकनेस मिलेगा, मलेज मिलेगा किसी भी फीवर में, ठीक है, वायरल फीवर में। लेकिन डेंगू में ज्वाइंट पेन एक स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ज्वाइंट पेन होगा बहुत ज्यादा, रैश होंगे। वैसे तो बहुत सारे मैक्सिमम फीवर में रैश होते हैं, लेकिन इसमें टिपिकल पेटिकियल रैश होते हैं। आपने पढ़ा होगा 3 चीजें, एक होता है पिटीकी, एक होता है परप्यूरा, एक होता है इकाइमोसिस। पिटीकी, परप्यूरा, इकाइमोसिस, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्किन लीजन। अगर लीजन का साइज इक्वल टू या मोर देन 3 mm है तो उसे पिटीकी बोलते हैं। अगर 3 to 10 mm है तो उसे परप्यूरा बोलते हैं, और अगर 10 mm से ज्यादा है तो उसे इकाइमोसिस बोलते हैं। ये 3 प्राइमरी स्किन लीजन होते हैं। तो हमें जो डेंगू में मिलता है वो पिटीकी मिलता है। पिटीकी, पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट होते हैं पिटीकी। ठीक है, रैशेज जो होते हैं, इस रैश को बोलते हैं पिटीकियल रैश। इसी पे बेस होता है आपका टार्निक्वेट टेस्ट। अभी हम बताएंगे टार्निक्वेट टेस्ट क्या होता है, उसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट होता है माइल्जिया। माइल्जिया होता है मसल पेन, मसल भी दर्द हो रहा होता है। आर्थराइटिस मतलब आर्थेल्जिया होता है, ज्वाइंट भी पेन होता है। और आपने पढ़ा होगा म्यूकोसल ब्लीडिंग, म्यूकोसा से ब्लीड होता है। आपके पास म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा से ब्लीड हो सकता है, ओरल म्यूकोसा, और जीआईटी में बहुत सारी म्यूकोसा होगी। तो वो ब्लीड आपको, या तो आप आरटी डाल रहे होंगे तो आरटी के थ्रू आ रहा होगा, या स्टूल के थ्रू, स्टूल में ब्लीडिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके टिपिकल फीचर क्या होते हैं? फीवर, आर्थेल्जिया, रैश और माइल्जिया और म्यूकोसल ब्लीडिंग। तो ये टिपिकल पेंटेड होता है। क्या होता है? पेंटेड। तो बहुत ट्राइड आपने पढ़ा होगा, टेट्रेट पढ़ा होगा। टेट्रेट जैसा हम HSP में पढ़ाते हैं, इनोस, सोनलिन, परप्यूरा में टेट्रेट होता है। ट्रैक तो बहुत सारे, नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक बहुत सारे पढ़ाते हैं। ये पेंटेड है। ये 5 फीचर होते हैं। फीवर, आर्थेल्जिया मतलब ज्वाइंट पेन, रैश, पेटेकियल रैश होता है बेसिकली। माइल्जिया, 1 एम से माइल्जिया है, 1 एम से म्यूकोसल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डेंगू, आपको पता होगा जो डेंगू वायरस होता है, वो ट्रांसमिट किससे होता है? एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई इसका मॉस्किटो होता है, वो बाइट करेगा जिसके कारण डेंगू वायरस अंदर जाएगा। अब वो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, वो अंदर गया। अब ये डेंगू वायरस बॉडी के अंदर जाएगा जब ब्लड में, तो ये इंटरेक्ट भी, कोई भी बाहर का एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी है, तो हमारे पास है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम उससे इंटरेक्ट करेगा। जब इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट करेगा तो इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करता है? वो बायोकेमिकल मीडिएटर रिलीज करता है। वो बायोकेमिकल रिलीज आपका इंटरल्यूकिन हो सकता है, TNF अल्फा हो सकता है, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा, अल्फा, ये सारी चीजें ये बायोकेमिकल मीडिएटर होते हैं। जब ये आपने पढ़ा होगा पैथो में, मतलब केमिकल इन्फ्लामेशन में, ये क्या करेंगे? ये
स्ट्रक्चरल डैमेज भी करते हैं, फंक्शनल। लेकिन जो डेंगू के केस में होता है ज्यादातर नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज होता है। मान लो जैसे एक ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, तो दो तरीके के, मान लो ये सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, तो एक ये इसको सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, एक ये दो सेल के बीच के गैप को बढ़ा दिया जाए, गैप को बढ़ा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है, सेल को डैमेज भी होता है लेकिन कम डैमेज होता है, दो सेल के बीच में स्पेस बढ़ा देते। अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो इसके बीच से फ्लूइड निकलेगा कि नहीं, फ्लूइड निकलेगा, आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड निकलेगा। तो होता दोनों है, मेजर क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन, और माइल्ड क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिसफंक्शन या डैमेज ऑफ ब्लड वेसल। बी भी यहां है, ब्लड वेसल डैमेज होगा। अब जिसके कारण क्या होगा, लीकेज ऑफ प्लाज्मा होगा, लीकेज ऑफ प्लाज्मा होगा, ठीक है, प्लाज्मा लीकेज करेगा। अगर जैसे ब्लड में होता, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक तो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्राइट, दूसरा होता है प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, पैक्ड सेल वॉल्यूम ये एसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगा, हीमो कंसंट्रेशन। यही इसलिए जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं सीबीसी में, तो हम देखते हैं उसका एसिटी बढ़ रहा है। अगर एसिटी बढ़ रहा है, पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब हीमो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा है, इसका मतलब डेंगू की सेवेरिटी। इसलिए हम सीबीसी में मॉनिटरिंग या एबीजी में मॉनिटरिंग क्या करते हैं, एससीटी देखते हैं। अगर एससीटी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि डेंगू हमें ज्यादा डैमेज कर रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान देते हैं। इसीलिए देखना, डेंगू में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक कोई काम नहीं, हम क्या करते हैं, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन पर बहुत फोकस करते हैं। ओआरएस, अगर आपके साथ में कोई स्टेबल भेजा, अगर आईसीयू में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी तो वो क्या है, ओआरएस को पिलाते रहना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, क्योंकि करता क्या है, कुछ और थोड़ी करेगा, डिहाइड्रेशन ही कर रहा है। दूसरा प्लेटलेट कम करता, प्लेटलेट कम करने के बाद ब्लीडिंग करेगा, वो ब्लीडिंग के लिए हम देखेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेज में क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, शुरुआती केस में ये होता है। तो इसके लिए क्या करना हमको, उसका हाइड्रेशन मेंटेन, एडुकेट हाइड्रेशन एडिक्वेट। अगर माइल्ड डेंगू इन्फेक्शन है तो बहुत सारे केसेज में सिर्फ हम एडिक्वेट हाइड्रेशन और एडिक्वेट न्यूट्रिशन से ही बच्चे को या एडल्ट को, बड़े को, जो भी है, जो भी पेशेंट है, उसको हम बचा सकते हैं। तो इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी समझिए। टिपिकल पेंटेड होता है, आपको मतलब इससे आपको क्लिनिकल फीचर पूरा याद रहेगा कि डेंगू, आप कोई भी फीवर के साथ उसको बोन पेन, इसको बोलते हैं ब्रेक बोन, ये जो एक्चुअली होता है बोन में नहीं होता है, दर्द मसल में और जॉइंट में होता है, और उसको लगता है जैसे हड्डी टूट रहा हो, तो इसलिए ब्रेक बोन। अगर आर्थरेल्जिया माइल्जिया के साथ रेस है और ब्लीडिंग हो रहा है, इस पेंटेड केस का मतलब उसको डेंगू। अब आपको हम वो इन्वेस्टिगेशन अभी पढ़ाएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको सस्पेक्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना, क्यों हीमो कंसंट्रेशन होता है, क्यों हमसे फ्लूइड देते, ये बात समझ में आया। अब अगला इंपॉर्टेंट बात है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, आप लोग पढ़े हो डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैसे होता है, हम उसको बताते हैं। नेक्स्ट हमने पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया कि प्लाज्मा लीकेज कैसे होता है और उसका क्या मैनिफेस्टेशन होता है, और क्यों हम एडिक्वेट हाइड्रेशन पे इतना फोकस करते हैं, वो वाला पार्ट हुआ, वो माइल्ड डेंगू में। दूसरा चीज, एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी होता है उसको समझिए। होता क्या, जैसे कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, उससे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, एंटीबॉडी बनाएगी। तो इसमें ए भी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो फॉर्म होता है वो NS1, जो डेंगू वायरस होता है, आपने पढ़ा होगा NS, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टाइप 1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। डेंगू वायरस के ऊपर जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, NS1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। वो एंटीबॉडी जो NS1 के अगेंस्ट बनता है, वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री, आपने ऑटो इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री सोच करता है, जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट के ऊपर आपने पढ़ा होगा 1B9 और सेकेंड B3A, सेकेंड B3 दो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड B थर्ड A होता है, इसके साथ मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करता है। जैसे मैंने कहा कि मतलब ये लड़की है, दोनों का फेस सेम हो रहा है, तो ठीक है, मैंने कंफ्यूज कर दिया ना दोनों को, तो वैसे क्या, वो कंफ्यूजन में इसको तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, इसको वायरस को तो मारेगा ही,
लेकिन अगर NS1 एंटीजन प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन के इसके अगेंस्ट मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करेगा तो प्लेटलेट को भी तोड़ेगा। अगर प्लेटलेट को तोड़ेगा तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो यहां से तुम्हारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है एक्सप्लेन हो रहा है। तो दो ही बेसिक पैथोलॉजी होती है, एक तो प्लाज्मा लीकेज होता है, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। दोनों यहां से एक्सप्लेन हो गई, क्यों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, क्यों प्लाज्मा लीकेज होता है। और आपको बाहर से कभी कभी अगर बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो डेंगू में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि एंटीबॉडी बन रहा है ना, वो तोड़ता जाएगा। तो आप जितना अनलेस ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो भले उसका प्लेटलेट 30,000 40,000, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बॉडी में तो एंटीबॉडी बन रही है, उसको तोड़ेगा। ठीक है, अगर आप डेंगू कायदे से उसको डेंगू का, और डेंगू के अभी जब क्लिनिकल फीचर बताएंगे तो उसके 3 फेज होते हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। 3 फेज होते हैं, वहां हम अच्छे समझाएंगे, तुम्हें और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब दूसरा ये चीज, अब लोगों को लगता है कि जो ब्लीडिंग का काज होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। केवल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज नहीं होता ब्लीडिंग में, क्योंकि बहुत सारे डेंगू के पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका प्लेटलेट 80-90 हजार। प्लेटलेट यूजुअली जो ब्लीड करता है वो 50,000 के नीचे ब्लीड करता है। प्लेटलेट वैसे तो 1.5 लाख से 4.5 लाख नॉर्मल होता है, लेकिन जो ब्लीडिंग होता है वो भी 50,000 के नीचे भी बिना ट्रामा के नॉर्मली स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के लिए 20,000 से नीचे होना चाहिए। लेकिन अब कई डेंगू के पेशेंट ऐसे होते हैं 60-70 हजार है फिर भी ब्लीड कर रहे होते हैं। इसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अलावा और भी कुछ काज ऐसे होंगे जो डेंगू इन्फेक्शन में ब्लीडिंग के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो पैथोफिजियोलॉजी वो समझ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है तो वहां पे एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग पाथवे, ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए क्या होगा, क्लॉटिंग पाथवे। लेकिन जब क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, खूब सारा क्लॉट बनेंगे, तो क्लॉट को तोड़ने के लिए एक पाथवे तो फिब्रिनोलिटिक पाथवे, क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलिटिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा क्लॉट बनेगा उसको क्लॉट को हटाना होता है। तो साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग एज वेल फिब्रिनोलिटिक पाथवे। और आपने पढ़ा होगा एक टर्म डीआईसी को बोलते हैं कंजक्टिव कोआगुलोपैथी। कंजक्टिव कोआगुलोपैथी के उसमें कोआगुलोपैथी होता है कि इतने ज्यादा जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सब वो यूटिलाइज हो जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन में, जिसके कारण बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है क्योंकि सब क्लॉट फॉर्म में यानी कंज्यूम हो गए हैं, जिसके कारण कोआगुलोपैथी हुई। एक्चुअली में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, वो कंज्यूम हो गए हैं, यूज हो गए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंजक्टिव कोआगुलोपैथी। तो अगर यहाँ पे तो खूब सारा क्लॉटिंग हो रहा है, खूब सारा टूट रहा है, तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर तो यहाँ यूज हो गए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डीआईसी। हालांकि इसमें जो डीआईसी होता है माइल्ड डीआईसी होता है, और डीआईसी इटसेल्फ ब्लीडिंग काज कराता है। क्यों क्यों क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जा रही। तो दूसरा, अगर जैसे ब्लड वेसल होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल बहुत सारे बनते हैं, ये फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल जाके किसको इंजरी कराते हैं, लीवर इंजरी। अब आपने पढ़ा होगा लीवर में 2, 7, 9, 10 फैक्टर का मैचुरेशन होता है, ये फैक्टर बनते हैं और विटामिन के आके इसका मैचुरेशन करता है। अगर लीवर इंजरी होगी तो क्या 2, 7, 9, 10 फैक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि नहीं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो काज ऑफ ब्लीडिंग अगर डेंगू में पूछा जाए तो 3 काज है। माइल्ड डीआईसी आपको ऐसे पॉइंट में लिखा रहेगा, एक्सप्लेन करके नहीं, इसी एक्सप्लेन करने के लिए हम आए, यही चीज समझाने के लिए, ठीक है। जैसे लाइन बाय लाइन लिखा है बुक में, माइल्ड डीआईसी होगा, दूसरा लीवर इंजरी 2, 7, 9, 10 फैक्टर है, और तीसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो बहुत सारे डेंगू के पेशेंट में हम क्लॉटिंग फैक्टर कराते हैं, तो आपको ये अगर पता होगा कि लीवर इंजरी होगा जिसके कारण क्लॉटिंग फैक्टर भी डेरेंज हो गए, जिसके कारण इसको सब बताने के लिए क्या होता है हमारे पास, पीटी होता है और एपी टीटी आईएनआर होता है। तो यहाँ से समझ में आया कि ब्लीडिंग हो रहा है डेंगू में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उतना ज्यादा नहीं है, तो हम क्यों पीटी आईएनआर एपीटीटी कराते हैं, और क्यों अगर ये डिरेंज है तो इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर को लिए हम क्या देते हैं, एफएफपी देते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफएफपी। तो इससे ये क्लियर होता है
कि बहुत सारे लोग को जो बहुत सारा ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर इसमें प्लेटलेट या आप तो कुछ और चढ़वा रहे हैं, तो उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना। तो क्यों डेंगू के पेशेंट में हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना पड़ता है, उससे थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट रिप्लेस करने के बाद भी ब्लीडिंग होनी रहती है। जैसे आप FFP प्लेटलेट दोनों साथ में देते हैं ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये आपका पूरा पैथोफिजियोलॉजी हुआ क्लियर। आपका यहाँ से प्लाज्मा लीकेज क्यों होता है अच्छे से समझ में आए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है ये भी अच्छे से समझ में आए, ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उतना ज्यादा ना होने के बाद भी ब्लीडिंग होता है, कोआगुलेशन फैक्टर कैसे या कोआगुलेशन पाथवे कैसे डिस्टर्ब होते हैं, ये आपका यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आपको टार्निक्वेट टेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा समझने की बात चीज है और हमारे बताने के बाद तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे टार्निक्वेट टेस्ट। वैसे बहुत कंफ्यूजन रहता, पढ़े होगे आप PSM में लेकिन किसी को याद नहीं होगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। दूसरा क्लिनिकल फीचर हम स्टेजिंग के अनुसार बताएंगे तुम्हारा कि फेब्राइल फेज कैसे होता है, कितने दिन का क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं, क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज, उसके बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे कराते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। डेंगू में जो RL का फूड थेरेपी का चार्ट होता है याद नहीं होता, उसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में अच्छे समझाएंगे। तो आज के लिए इतना समझिए, बाकी नेक्स्ट